नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन के जो है वर्गीकरण का आधार आज हम करने वाले हैं। और मैं आपको इस तरह से कराऊंगी कि आपने आज तक इस तरह से नहीं किए होंगे। छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी कि अगर आप वो ट्रिक्स भी याद कर लेते हैं तो भी आप व्यंजन जो है पेपर में गलत करके बिल्कुल नहीं आएंगे। चाहे आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको पता है स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से व्यंजन करने वाले हैं। स्वर मैं करा चुकी हूँ कल, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के प्रकार सभी मैंने कल करा दिए हैं कल की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप भाषा अध्ययन चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए, व्यंजन टॉपिक एक ऐसा है जिसमें से एक नंबर पक्का है, चाहे आप HTET दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं या फिर किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और बच्चों को याद नहीं रहता कि कौन सा किस में वर्गीकरण में आता है। ठीक है, तो आज मैं आपकी वो परेशानी हल करने वाली हूँ और आप एक लाइन में देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा स्वर जो है किस वर्गीकरण का रूप है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन होते हैं 33 प्रकार के। ठीक है, 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है व्यंजन होते क्या हैं? व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। ठीक है, वो होते हैं व्यंजन। जैसे कि क जो है वो एक व्यंजन है, लेकिन अगर क का शुद्ध रूप हम देखें तो क के नीचे हलंत आता है, ये होता है शुद्ध रूप। लेकिन जब हम ये वाला रूप लिखते हैं तो इसका मतलब इसमें स्वर सम्मिलित है। कौन सा स्वर सम्मिलित है? इसमें अस्वर सम्मिलित है। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? परंपरागत रूप से होते हैं 33 के, लेकिन कुल व्यंजन कितने होते हैं? 35 होते हैं, क्योंकि जो द्विगुण व्यंजन है ड और ढ, ठीक है, यह द्विगुण व्यंजन भी व्यंजन की श्रेणी में ही लिए जाते हैं। अब आते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान से स्पर्श करे। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो कि मुंह के किसी न किसी स्थान से जब हवा जो है छू के निकलती है तो उसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। और प्रकार कितने होते हैं इसके? 5 होते हैं। ठीक है, तो वो 5 हम करने वाले हैं। तो पहला है कंठ। ठीक है, तो कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? कंठ होते हैं क, ख, ग, घ। ठीक है, और अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो आहा क से कंठ है, तो ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। आहा क से कंठ है, तो देखिए क से कंठ मतलब पूरा क वर्ग आएगा एक तो इसमें, और इसके बाद अ और ह, ये भी जो हैं कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है तालु। तालु कौन सा है? जहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो जब हम बोलते हैं त बोलते हैं, च बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हवा कहीं से स्पर्श करके निकलती है। तो च बोलते हैं तो क्या करता है? वो हमारे तालवे से, तालु से टच होती है। ठीक है, तो तालवे की अगर हम वर्ण देखें, व्यंजन देखें, तो कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ और न। इसके अलावा य, श और ई, ये भी तालु में आते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? तालु बड़ा चालू है यशी। ठीक है, तो तालु यानी कि तालव्य, और चालू मतलब कि च वर्ग, और यशी यानी कि
य, श और ई। ठीक है। तीसरा है मूर्धन्य। देखिए इसमें से तो क्वेश्चन पक्का बनता है, 101% आता है इसमें से। तालु, मूर्धा, कंठ, दंत, ओष्ठ, इसमें से पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो है भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी जो बताई ट्रिक है वो अगर आपने याद कर ली तो आप जीवन में कभी भी यहाँ से गलत करके नहीं आएंगे। तीसरा है मूर्धन्य यानी कि मूर्धा। मूर्धा कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, ये होते हैं मूर्धा स्वर। मूर्धन्य स्वर मतलब ट, ठ, ड, ढ, न और रे, श, तो ऋषि और श, ये भी मूर्धन्य में आते हैं। और अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो कौन सी है? मुरझाए पत्ते टूट गए ऋषि। ठीक है, मुरझाए पत्ते टूट गए ऋषि, तो मुरझाए में जो मूर्धन्य है, मुर में आता है मूर्धन्य, और टूट गए मतलब ट वर्ग, और ऋषि मतलब री और श, तो ये हो जाते हैं मूर्धन्य। आगे आता है दंत। दंत क्या होता है? त, थ, द, ध, न और स। और इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है दांत तोड़ दो सारे के सारे। ठीक है, दांत तोड़ दो, तो दांत से क्या आता है? दंत। तोड़ में त वर्ग होता है जो, उसका होता है त वर्ग, और सारे के सारे मतलब सभी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, आगे है ओष्ठ। ओष्ठ क्या होता है? जिसमें होठों से बोले जाते हैं व्यंजन, जिसमें होठों का प्रयोग हो जाता है। तो प, फ, भ, भ, म, ये कौन से हैं? ये ओष्ठ व्यंजन है। और इसके बाद उ, ऊ। तो देखिए अगर इसकी हम ट्रिक बनाते हैं तो क्या है? होठों की पपड़ी उतार दो। सर्दियों में होठों पे पपड़ी आ जाती है ना, और गर्मियों में भी होठ फटते हैं तो उस पे जो है ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो होठों से ओष्ठ, पपड़ी से प वर्ग, और उतार से में ऊ आता है। तो जो दो स्वर है ऊ और ऊ, यह भी ओष्ठ होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यंजन ही पूछे जाते हैं। जो ये दंत, ओष्ठ, कंठ वर्गीकरण है, इसमें व्यंजन भी होते हैं, और वो मैंने इसमें साथ ही साथ करा दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए, कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, तो च वर्ग को क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी। च, छ, ज, झ, तो इन्हें स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके आगे है घोषत्व के आधार पर। अगर व्यंजनों का घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं अघोष और दूसरा होता है सघोष। तो सबसे पहले जो प्रश्न उठता है वो होता है कि घोष होता क्या है? तो घोषत्व का अर्थ होता है स्वतंत्रियों में ध्वनियों का कंपन। जब हम बोलते हैं तो आप महसूस करेंगे एक कंपन सी होती है हमारे मुख में, तो उसको क्या कहते हैं? घोष कहा जाता है। अब देखिए पहला है अघोष, जिसमें ज़्यादा कंपन नहीं होती। ठीक है, कंपन के बिना। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वह अघोष होता है। अघोष आप लगा सकते हो, ट्रिक अगर लगाए तो आगे के 2। देखिए अघोष, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो हमें 2 शब्द मिलते हैं, और उसी तरह से अघोष में आगे के 2 जो होते हैं वो वर्ण आते हैं। क वर्ग में क और ख, च वर्ग में च और छ, ट वर्ग में ट और ठ, त वर्ग में त और थ। इस तरह से मतलब आगे के 2 जो हैं वो किस में आते हैं? अघोष वर्ण में। दूसरा है सघोष। सघोष क्या होता है? जिसमें कंपन फील होती है। ठीक है, कंपन महसूस होती है। तो कंपन के साथ जो बोले जाते हैं वो व्यंजन कौन से कहलाते हैं? सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और सघोष कौन से होते हैं? कि जो आगे के 2 हैं उनके अलावा जो बचे हैं वो सारे जो होते हैं सघोष होते हैं। तो सघोष के लिए आप क्या ट्रिक लगा सकते हो? सभी बचे हुए। ठीक है, सभी बचे हुए, या फिर आप कर सकते हो अघोष 1, 2 और सघोष 345। आप इस तरह से भी जो है इसे याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। प्राणत्व क्या होता है? प्राण होते हैं हवा। जब हम बोलते हैं, कोई भी वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलती है, तो उसके आधार पर भी जो है इनका वर्गीकरण किया जाता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, अल्प प्राण और
महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? देखिए अल्प से हमें पहले ही पता चल रहा है, अल्प मीन थोड़ा, तो जिसमें कम हवा के साथ उच्चारण होता है वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है वह अल्प प्राण होता है, और इसके अलावा जो पंचम वर्ण है वह भी अल्प प्राण होता है। तो अल्प प्राण में हम क्या करेंगे? 1, 3, 5, 135। ठीक है, कम हवा के साथ उच्चारण 135 वो कहलाते हैं अल्प प्राण। दूसरा है महाप्राण, अधिक हवा निकलने के साथ जिनका उच्चारण किया जाता है वो होते हैं महाप्राण। और इसकी ट्रिक क्या है? सम संख्या। देखिए अल्प प्राण जो है उसमें विषम संख्या होती है, ठीक है, और महाप्राण में सम संख्या होती है, यानी कि 2 और 4। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहाँ होते हैं? जो स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं वो कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और अगर हम इन्हें याद रखें तो उसके लिए एक ट्रिक है कि अंदर ये लवर है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से समझ लोगे आप, क्योंकि आजकल तो ज़माना ही ऐसा है कि हर किसी का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है ज़्यादातर। ठीक है, तो अंदर ये लवर है, यानी कि य, ल, व, र जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो अंदर से अंतस्थ और य, र, ल, व जो है लवर है। आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान अगर हम बात करें तो य का होता है तालव्य, र का और ल का वर्तस्य और दंतमूल। ठीक है, व का होता है दंतोष्ठ। तो इनके अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। य, र, ल, व होते तो अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन इनके जो हैं उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। ठीक, य का तालव्य, र और ल का वर्तस्य या फिर कई वर्तस्य या दंतमूल आप कह सकते हो, मसूड़ों से जो बोले जाते हैं। और व का होता है दंत ओष्ठ, यानी कि ऊपर के दांत और नीचे के होंठ से व बोला जाता है। आप बोल के देखिए व, तो हमारे दांत जो है वो ऊपर के दांत जो है वो नीचे के होंठ से टच होते हैं, तभी व बोलता है। ठीक है, और सारे अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो य और व है उन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार आ जाता है अंतस्थ व्यंजन भी उसमें ऑप्शन में होता है, तो हम देखते हैं कि य और व तो अंतस्थ व्यंजन है और हम फिर गलत करके आ जाते हैं, लेकिन य और व अंतस्थ व्यंजन भी है और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा र का जो र है उसको लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए जब हम र बोलते हैं, जब हम बार बार देखेंगे तो हमारी जो ध्वनि है जो है प्रकंपित होती है। ठीक है, तो र क्या होता है? लुंठित भी बोलते हैं इसे और प्रकंपित भी बोलते हैं। इसके अलावा ल जो है उसको पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ल यानी कि पार्श्विक। आगे चलते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु मुख के किसी स्थान पर विशेषकर घर्षण, ठीक है, घर्षण करके निकलती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है या फिर संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? श, स, ह। तो ठीक है, तो अगर आप इसकी ट्रिक करें तो आप कर सकते हैं हस। ठीक है, हस कर सकते हैं, क्योंकि है और स वर्ण जो है पूरा ही आ जाता है। स 3 तरह के स हिंदी वर्णों में होते हैं, तो तीनों स जो है वो संघर्षी व्यंजन ही होते हैं, ऊष्म व्यंजन ही होते हैं। अगर इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। देखिए श जब हम बोलते हैं श तो उसका होता है तालव्य, लेकिन जब हम बोलते हैं स सपेरा वाला स तो उसका होता है वर्तस्य। और अगर हम बोलते हैं षटकोण का तो उसका स्थान होता है मूर्धन्य। ठीक है, लेकिन अगर घोषित्व के आधार पर बात करें तो ये श है, ये क्या होगा? ये सभी अघोष होंगे और महाप्राण होंगे। ठीक है, तो संघर्षी व्यंजन जो है उसमें जो श है वो तीनों ही अघोष हैं और तीनों ही
महाप्राण है, लेकिन ह जो है वो महाप्राण तो है लेकिन सघोष में आता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढ। ड और ढ ये हिंदी के विकसित व्यंजन हैं और ये दोनों ही सघोष हैं। तो देखिए, आपसे पूछा जाता है अगर उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि ड और ढ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी के विकसित व्यंजन कौन से हैं तो भी आपको याद रखना है कि ड और ढ है। ठीक है, क्योंकि ये ड और ढ जो है हिंदी के हैं, लेकिन अगर इनके नीचे बिंदु आ जाता है तो फिर ये कौन से हो जाते हैं? आगत हो जाते हैं। ठीक है, अगर इनके नीचे बिंदु होता है तो ये आगत होते हैं और अगर इनके नीचे से बिंदु हटा दिया जाए तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राण के आधार पर अगर उत्क्षिप्त व्यंजनों की बात करें तो प्राण के आधार पर उत्क्षिप्त व्यंजन में ड होता है अल्पप्राण और ढ होता है महाप्राण। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से हैं? आगत ध्वनियाँ जिनमें नुक्ता लगता है। ठीक है, आगत ध्वनियाँ कौन सी है? जिनमें नुक्ता लगता है, जो कि फारसी या फिर और किसी भाषा से ली गई हैं। वो सारी ध्वनियाँ कौन सी है? किसी भी दूसरी भाषा से आई ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे ज, फ, ग। ठीक है, इसमें नीचे नुक्ता लगा हुआ है, जो बिंदु होता है इसको नुक्ता बोला जाता है। ठीक है, तो ये है आगत ध्वनियाँ। आगे चलिए। अनुस्वार व विसर्ग के लिए अयोगवाह शब्द किशोरीदास वाजपेयी जी ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपको पता है अनुस्वार और विसर्ग दो होते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अनुस्वार और विसर्ग किसने कहा था? तो किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा था, क्योंकि पहले तो इन्हें सिर्फ स्वरों की श्रेणी में रखा जाता था ना, लेकिन बाद में अनुस्वार और विसर्ग इनके लिए प्रयोग होने लगा। तो किसने कहा? किशोरीदास वाजपेयी जी ने। आगे है अयोगवाह परंपरागत रूप से स्वर के साथ रखे जाते हैं, किंतु ये स्वर ध्वनि नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर की सहायता से व्यंजन के समान होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, क्योंकि ये कैसे हैं? जैसे व्यंजन बोले जाते हैं स्वर की सहायता से, उस तरह से ये बोले जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, बिना योग के। ना तो इनका स्वर के साथ योग बैठता है और ना ही इनका व्यंजन के साथ योग बैठता है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हम शब्दकोश देखते हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा शब्द पहले आएगा, क्योंकि शब्दकोश में से एस्टेट में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो देखिए, अनुस्वार और विसर्ग को शब्दकोश में पहले स्थान मिलता है। ठीक, अगर हम क वर्ग देखेंगे तो क वर्ग में क्या होगा? पहले क होगा जिसमें ऊपर बिंदु होगा, उसके बाद फिर विसर्ग वाला क होगा और उसके बाद आएगा क कबूतर वाला क। ठीक है, 12 खड़ी जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले अनुस्वार वाला, उसके बाद विसर्ग वाला और उसके बाद साधारण। तो इस तरह से जो है हम शब्दकोश में देखते हैं। दूसरा है, शब्दकोश में पूर्व स्वर के बाद संयुक्त अक्षर का क्रम आता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 4 संयुक्त अक्षर थे। ठीक है, कौन कौन से थे? तो वो थे छत्र ज्ञ श्र। ठीक है, तो जब हम शब्दकोश में देखते हैं शब्दों को और उसमें कोई आ जाता है कोई संयुक्त स्वर, तो उसे उसके पूर्व स्वर के बाद देखा जाता है, जैसे कि क। तो इसमें संयुक्त स्वर में क्या होता है? जैसे ये छ, क और श है तो क वाली श्रेणी में जो है इसको देखेंगे हम। ठीक है, क वाले खाने में देखेंगे। और अगर बात करें हम द्वित स्वर जो होते हैं, जैसे संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है, संयुक्त अक्षर होते हैं, तो उसमें हम किस तरह से देखते हैं? तो पहले तो अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, उसके बाद मात्राएं आती हैं और उसके बाद आता है क य। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है शब्दकोश में देखते हैं। और अंतिम देखिए, प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर से कोई शब्द शुरू नहीं होता। ये आपको बहुत याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए यह स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में मिलते ही नहीं हैं। अगर आप किसी शब्द का उच्चारण गलत करते हैं या फिर आपको लगता है कि इस शब्द से शुरू है और आप शब्दकोश में उसे ढूंढते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पंचम अक्षर जो ये होते हैं ण, न,
ये जो है ये मिलते ही नहीं हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो व्यंजन, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, ये सभी आई होप और ट्रिक के साथ मैंने आपको कराए हैं। अगर आप वो ट्रिक याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी जीवन में आप इन्हें नहीं भूलेंगे कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।